तो आप देखें तुर्की, ईरान और लेबनान जो कि लगातार इजराइल के खिलाफ बेहद ही आक्रामक और एग्रेसिव। सवाल यह है कि क्या इजराइल पर अब वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी। इजराइल और हमास सीधे सीधे जंग में शामिल हैं। इजराइल की अपनी बड़ी सैन्य ताकत है, इजरायली जज्बे की भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। उधर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन इजरायली डिफेंस फोर्स को चुनौती देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश हैं जो वॉर में सीधे ना होते हुए भी काफी नायक हैं और दरअसल वही गेम चेंजर हैं। आइए ऐसे 3 किरदारों पर नजर डालते हैं जो कि गेम चेंजर यहां पर साबित हो रहे हैं। पहला किरदार क्या है? इजराइल हमास वॉर के 3 गेम चेंजर। तुर्की का अगर जिक्र किया जाए तो नेटो का भरोसेमंद है पार्टनर। चुनौती क्या है? नेटो में रहते हुए फिलिस्तीन की मदद करना। ये एक अलग स्टैंड है नेटो कंट्री होने के बावजूद इस वक्त तुर्की का। ईरान की अगर बात की जाए, हमास हिजबुल्लाह का पावर हाउस लगातार ना सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बल्कि हथियार भी सप्लाई कर रहा है। चुनौती क्या है? अपने प्रॉक्सी संगठनों की जीत को सुनिश्चित करना। यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अगर अमेरिका की बात की जाए तो इजराइल के आत्मविश्वास का केंद्र है जो कि इस वक्त इजराइल का हर तरीके से मददगार बना हुआ है। चुनौती क्या है? इजराइल को बदनामी से बचाते हुए जीत दिलाना इस वक्त अमेरिका के लिए भी साख का सवाल बना हुआ है। एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? जंग के बीच ईरान ने दिखाई अपने ड्रोन की ताकत। शाहेद ड्रोन का एक्शन वीडियो जारी किया गया। ईरानी ड्रोन ने आसमान से बम बरसाए। शाहेद के अलग अलग लॉन्च सिस्टम का प्रदर्शन किया है ईरान ने। और एक और बड़ी खबर, शाहेद ड्रोन की हैरत अंगेज लॉन्चिंग की गई है। कार के ऊपर से शाहेद 136 को लॉन्च किया ईरान ने। दुनिया को ड्रोन की ताकत दिखाई है। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती कार से लॉन्चिंग की गई। तो आप टाइमिंग को जरा देखिए। एक तरफ ईरान जो कि इजराइल के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है, धमकाता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल के खिलाफ जाकर हमास को मदद भी कर रहा है हर तरीके से। अब उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। अमेरिका के साथ भी ईरान की तनातनी लगातार जारी है और ऐसे वक्त में यह ड्रोन सामने लाना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और एक और बड़ी खबर ईरान ने दी है। जंग के और ज्यादा भीषण होने के संकेत, वॉर के लेबनान तक फैलने का ऐलान कर दिया है ईरान ने। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ की तरफ से बयान सामने आया। आगे मिडिल ईस्ट को चपेट में लाएगी ये जंग। ईरान के तैयार होने की बात कहकर दुश्मनों को आगाह भी किया। और आइए अब देखते हैं कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ ने और क्या कहा है जो विश्व युद्ध के लिए बेहद परेशान करने वाला है और ये वर्ल्ड वॉर का सिग्नल देता हुआ भी नजर आ रहा है। पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए। ईरान का ऐलान जंग हो गया है क्या? यह एक बड़ा सवाल है। गाजा वॉर लेबनान तक फैल चुकी है। इसके बहुत ही तेजी के साथ और आगे बढ़ने की आशंका, यानी पूरे मिडिल ईस्ट को भी ये घेर सकती है। युद्ध मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से में फैल सकता है। इस बात को लेकर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ की तरफ से चेतावनी दी गई। भविष्य बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रहा। ईरान किसी भी हालात के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बात आमिर अली की तरफ से कही गई है जो कि IRGC का जनरल है। एक और बड़ी खबर आपको बताया, तुर्की को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तुर्की को लेकर पश्चिम अब बेहद सतर्क हो गया है। हमास को तुर्की के सपोर्ट पर नेटो में अलर्ट है। नेटो सहयोगियों का भरोसा उठा है तुर्की से। तुर्की को भरोसे लायक अब नहीं मान रहा नेटो। वो तुर्की जो कि नेटो का सदस्य है, मेंबर है। ऐसे में तुर्की का स्टैंड जो कि नेटो कंट्रीज से बिल्कुल परे है, हटकर है और तुर्की जो कि फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ खड़ा हुआ है, उसकी मदद करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के खिलाफ बेहद ही एग्रेसिव है तुर्की। ऐसे में अब नेटो का भरोसा उठता हुआ तुर्की से नजर आ रहा है। आइए
अब ये समझते हैं कि तुर्की के रुख से मिडिल ईस्ट और नेटो के अंदर चीजें कैसे बदलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही। बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं। एर्दोआन ने क्या किया है तुर्की के राष्ट्रपति, हमास को फ्रीडम फाइटर्स कहा है। ये तुर्की के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। इस्राएली हमले की निंदा की गई है तुर्की की तरफ से। एर्दोआन की नजर किस चीज पर है? लोकल पॉलिटिक्स पर, साफ तौर पर उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उस पर नजर है, और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के समीकरण पर भी तुर्की की नजर यहां पर है। अमेरिका से तुर्की की बिल्कुल एक अलग जो लाइन है वो इजराइल और हमास वॉर पर नजर आ रही है। पश्चिम की नजर की अगर बात करें तो तुर्की नेटो का सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। आशंका अब किस बात की है? इजराइल हमास वॉर नेटो में दरार भी पैदा कर सकता है, क्योंकि तुर्की एकदम अलग लाइन लेकर नेटो से इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही मुस्लिम एकजुटता के नाम पर पूरा जो समीकरण है वो इस वक्त बदल सकता है। इस बात की भी आशंका मिडिल ईस्ट में अमेरिका विरोधी खेमा मजबूत हो सकता है, और इसमें तुर्की क्या आएगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में एक बहुत ही गंभीर सवाल होगा, बड़ी गंभीर सिचुएशन हो जाएगी। अब देखें एक और बड़ी खबर, तुर्की के सामने एटमी युद्ध का बड़ा खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया। एर्दोआन का बयान विश्व युद्ध कराएगा, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया। दुनिया के सामने है एटमी खतरा। एर्दोआन ने की है मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील। तो अब नेटो कंट्रीज के बीच में खटास पड़ती हुई नजर आ रही है। आइए अब देखते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या कहा है, किस बात की आशंका जताई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ट्रंप को एटमी युद्ध का खतरा सता रहा है। मिडिल ईस्ट में 40 से 50 लाख की संख्या में सेना मौजूद है। एक युद्ध में शामिल होगा तो दूसरा भी साथ हो जाएगा, इस बात की भी आशंका है मुस्लिम कंट्रीज को लेकर। कहा गया इसके बाद तो विश्व युद्ध ही होगा, यह बात तय है। ये कहते हुए नजर आ रहे डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के सामने सबसे बड़ा एटमी खतरा इस वक्त मंडरा रहा है जो हो रहा है। बाइडेन उसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी अपने प्रतिद्वंदी मौजूदा राष्ट्रपति को जिम्मेदार बताते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर गाजा से यूक्रेन तक बाइडेन की गलत नीति जिम्मेदार है, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से बयान दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, भूमध्य सागर से आ रही है। भूमध्य सागर में अमेरिकी विमान क्रैश हो गया है। हादसे में 5 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। हमले के बाद क्रैश होने की आशंका है। क्रैश की वजह की जांच जारी है। यह देखिए आप, ब्लैक हॉक का जो हेलीकॉप्टर है वो किस तरह से क्रैश हो गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जानकारी ये सामने आ रही है कि किसी हमले के बाद, क्योंकि आशंका इस बात की है अमेरिका को खुद कि जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है वो किसी हमले के बाद ही हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 5 अमेरिकी सैनिक मारे गए। तो अमेरिकी ब्लैक हॉक जो क्रैश हुआ, अब यह हादसा है या फिर यह साजिश है, इस बात को लेकर तफ्तीश की बात कही जा रही है। लेकिन क्या अभी इंफॉर्मेशन सामने आ रही बिग वॉल का हम लोग करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यह जानकारी दे दें, हेलीकॉप्टर हादसा किसी साजिश का हिस्सा है या फिर यह एक हादसा है, इसको लेकर बड़ा पशुपेश है। क्या हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे रूस और ईरान है जो कि अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं? क्या इससे भूमध्य सागर में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, अमेरिका और ज्यादा एग्रेसिव होगा? हूती हिजबुल्लाह की कहीं साजिश का शिकार तो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नहीं हो गया जिसमें 5 अमेरिकी सैनिक मारे गए? क्या हेलीकॉप्टर पर किसी ने हमला किया जिसके बाद वो भूमध्य सागर में क्रैश हुआ? तकनीकी खराबी की वजह से क्या क्रैश हुआ, इस बात की भी जांच हो रही है। यानी हर एक पहलू पर इस वक्त जांच की बात अमेरिका कह रहा है, और अभी भी यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा गया, सिर्फ आशंका भर है कि हो सकता है कि किसी हमले का शिकार हुआ हो और इसके बाद यह क्रैश हुआ हो। तो जहां पर गिरा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, उसके करीब TV9 पहुंचा है। TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची भूमध्य सागर से। TV9 की रिपोर्ट आपको सबसे बड़ी खबर पर दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारे संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस जगह पर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ या फिर जिस पर हमला हुआ, अभी क्योंकि ये तमाम आशंकाएं, उस जगह पर हमारे संवाददाता विपिन चौबे पहुंचे। आप देखिए रिपोर्ट।
इजराइल और हमास के जंग छिड़ने के बाद भूमध्य सागर में जिस तरह से अमेरिकी नौसैनिक विमानों की तैनाती हुई है, उसके बाद से यह बड़ी खबर आ रही है कि 12 नवंबर की शाम को प्रशिक्षण दे रहा एक विमान जो कि अमेरिका से ताल्लुक रखता था, इसी भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं आपको भूमध्य सागर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। अमेरिका का झंडा और इजराइल का झंडा साफ तौर पर यहां देखा जा सकता है। 7 अक्टूबर को दोनों मुल्कों में यानी फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध छिड़ने के बाद पूरी तरह से अमेरिका इजराइल के खेमे में आकर खड़ा हो गया और अपने 2 बड़े नौसैनिक युद्धपोत विमानों को लाकर इसी भूमध्य सागर में उसने तैनात कर दिया। इसके बाद 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में बड़ी तादाद में सैनिकों की तैनाती की गई। इजराइल, अमेरिका, इटली ने मिलकर वॉर प्रैक्टिस भी की और लगभग 11,000 सैनिकों की मौजूदगी भी देखी गई। लेकिन 12 नवंबर की शाम को एक बड़ा जो प्रशिक्षण विमान था वो इसी भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया, जिसमें 5 अमेरिकी सैनिकों के मौत की भी खबर सामने आई है। हालांकि यह दुर्घटना है या फिर कोई साजिश का हिस्सा, इसको लेकर अब तक कोई वजह साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल अमेरिकी प्रशासन भूमध्य सागर में उस विमान के मलबे और अमेरिकी सैनिकों के शव को ढूंढने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से इजराइल की धरती पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है, इजराइल गाजा पट्टी में लगातार कब्जा कर रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस विमान के गिरने में एक बड़ी साजिश हो सकती है। साजिश के तार रशिया, इसके अलावा हमास, साथ साथ लेबनान और सीरिया से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। अब अमेरिकी प्रशासन इस पूरे मसले में हालांकि अभी तक कोई बयान तो नहीं दिया है, लेकिन साजिश की आरोप से इनकार नहीं कर रहा है और जांच के बाद ही सच सामने आने की बात कह रहा है। भूमध्य सागर में तमाम 2 यूएसएस जेराल्ड और यूएसएस आइजनहावर जैसे बड़े नौसैनिक युद्धपोतों की तैनाती हुई है और लगातार जो सैनिक उस पर तैनात हैं वो अभ्यास करते रहते हैं। उसी दौरान ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसको लेकर अब फिलहाल जांच जारी है, मलबा ढूंढा जा रहा है, जिसके बाद ये पता लग पाएगा कि क्या ये साजिश थी या फिर कोई हादसा। कैमरा पर्सन गंगा के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, भूमध्य सागर, इजराइल। तो विपिन चौबे की रिपोर्ट आप देख रहे थे और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस क्रैश की पूरी जानकारी देते हैं, पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि अमेरिका ने इस घटना के बाद क्या बड़ा एक्शन लिया है। मिलिट्री विमान दुर्घटना का शिकार हुआ, ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो कि फाइटर हेलीकॉप्टर है, भूमध्य इलाके में अमेरिकी प्लेन जो क्रैश हुआ उसकी पूरी जानकारी। तो मिलिट्री विमान जो कि दुर्घटना का शिकार हुआ है और इस हादसे में 5 अमेरिकी सैन्य कर्मियों की मौत हुई है। जानकारी ये सामने आ रही कि फ्यूल भरने के दौरान ये प्लेन क्रैश हो गया और साथ ही इंफॉर्मेशन ये कि सैन्य अभ्यास के तहत बकायदा ईंधन भरा जा रहा था, एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में यह हादसा है या फिर किसी हमले को अंजाम दिया गया जिसके बाद यह क्रैश हुआ और अमेरिकी सैनिक मारे गए। अभी इसकी जांच की जा रही है। अभी तक हमले के ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिसके बाद यह पुख्ता तौर पर कहा जाए कि वाकई में यह कोई हमला था और इसके बाद यह क्रैश हुआ। यह अमेरिका खुद बोल रहा है। घटना के बाद अमेरिका का एक्शन हालांकि सामने आ गया है। करियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती कर दी गई है, यानी कि अमेरिका ने अपनी जो तैनाती है उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, अभी हमने सुना था चाहे 3 नवंबर को हो या फिर उसके बाद जब हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह आया था तो उसने अमेरिकी तैनाती को लेकर और यही जो भूमध्य सागर में तैनाती उसको लेकर आगाह किया था, चेतावनी दी थी कि यहां से हट जाओ नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और अब यह हो गया। किस तरह से इसको देखा जा रहा है और किस तरह के एक्शन की बात अब सामने आ रही है? देखिए करुणा, इन दोनों तारों को जोड़कर देखा जाना चाहिए और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए अमेरिकी प्रशासन ना तो हादसे से इनकार कर रहा है और ना ही किसी दुर्घटना हादसे के अलावा किसी साजिश से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। जो घटनाक्रम है आप देखिए, इजराइल आज की तारीख में तमाम मुल्कों से घिरा हुआ है और इस घिरे हुए मुल्कों के बीच में इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका। तो इजराइल के साथ साथ अरब मुल्कों का दुश्मन अमेरिका भी है। लेबनान का जो चीफ है, लेबनान में हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरुल्लाह, वो कल अपने भाषण में साफ कर चुका है कि हमें अमेरिकी तैनाती से समस्या है और अमेरिका को जवाब देना होगा। जो समर्पण है वो नहीं करना है, प्रतिशोध की भावना जगाए रखना है, तभी इस युद्ध में हम जीतेंगे, लंबा खींचना होगा। और उसके भाषण के दौरान 11 और 12
12 नवंबर की दरमियानी रात में यह बड़ा हादसा अगर होता है तो इसके कई सारे मायने हैं और इस मायने के तार जोड़कर देखा जा रहा है। तो आप संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं, लिहाजा जांच जारी है, मलबा खोजा जा रहा है, शवों को निकाला जा रहा है, उसके बाद ही कोई तस्वीर साफ हो पाएगी। करुणा। चलिए विपिन, अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी तमाम आशंकाएं हैं, तमाम जो तार हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नसरल्लाह की तरफ से जो धमकी दी गई, क्या उसी का अंजाम था, परिणाम था? और अगर वाकई पता चलता तो फिर अगला एक्शन क्या होगा अमेरिका का? इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। एक और बड़ी खबर, गाजा में एक और अस्पताल पर बड़ा हमला हुआ है। इंडोनेशियन अस्पताल पर एक बार फिर से बमबारी की गई। उत्तरी गाजा में है इंडोनेशियन अस्पताल। बीती रात आईडीएफ ने बड़े हमले को एक बार फिर से अंजाम दिया। तो लगातार पहली बार ऐसा नहीं है, इंडोनेशियन अस्पताल इस वक्त आईडीएफ के टारगेट पर बना हुआ है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अल शिफा अस्पताल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अल शिफा में ऑक्सीजन सप्लाई ठप हो गई है, खतरे में है नवजात और गंभीर मरीजों की जिंदगी जो कि लाइफ सपोर्ट पर हैं। अस्पताल में फ्यूल, खाना, पानी पहले ही खत्म हो चुका है। 10,000 लोगों की जिंदगी इस वक्त संकट में है। अल शिफा जो कि एक बड़ा अस्पताल है उत्तरी गाजा में, और यहां पर हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर और खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर मरीज एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है। बड़ी संख्या में वो बच्चे हैं जो कि घायल है, जो कि नवजात हैं, और ऐसे में ऑक्सीजन यहां पर खत्म हो गई है। यानी कि जो मरीज यहां पर हैं, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं, उनकी जिंदगी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, गाजा में अस्पतालों की तबाही। गाजा के 2 सबसे बड़े अस्पताल भी बंद हो गए हैं। WHO की ओर से जानकारी दी गई है, अस्पतालों में फैल रही है बीमारी, क्योंकि यहां पर कोई भी इंतजाम नहीं है। ऐसे में मरीजों का यहां पर पहुंचना और बद इंतजामी का होना, इससे बीमारियां फैलती हुई नजर आ रही हैं। और आइए अब देखते हैं कि गाजा के अस्पतालों को लेकर जो ताजा रिपोर्ट है वो क्या कह रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की और WHO की तरफ से, और क्या कुछ इसमें कहा गया है। पूरी जानकारी अल शिफा को लेकर, अलग अलग अस्पताल की जानकारी। अल शिफा, अल कुद्स की अगर बात की जाए तो ये गाजा के 2 सबसे बड़े अस्पताल हैं। दोनों अस्पताल बंद हो गए हैं। मरीज यहां पर लगातार मर रहे हैं, नवजात यहां पर मर रहे हैं, क्योंकि कोई इंतजाम ही नहीं बचा, ना दवाइयां है, ना कोई भी जरूरी इंतजाम है जिससे जानें बचाई जा सके। आरोप क्या है? इजरायली स्नाइपर्स फायरिंग लगातार कर रहे हैं। अस्पताल की तरफ जो दिख रहा है उस पर फायरिंग कर दी जा रही है, और इस बात का आरोप लगाया जा रहा है हमास की तरफ से भी। हजारों लोग इन अस्पतालों में फंसे हुए हैं, जो शरणार्थी हैं या फिर जिनका इलाज चल रहा है। हालात कितने बदतर हो गए आप देखिए। अस्पतालों के अंदर बीमारियां फैल रही है, बद इंतजामी है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा उन मरीजों का जो यहां पर एडमिट है। फ्यूल के बिना कुछ भी नहीं चल पा रहा है, कुछ भी यहां पर मदद नहीं की जा रही हो पा रही है मरीजों की। अस्पताल की स्टाफ भारी मानसिक तनाव के अंदर है, क्योंकि कैसे इलाज मुहैया कराया जाएगा, कैसे लोगों की जिंदगियां बचाई जाएंगी, ये एक सबसे बड़ा संकट और सवाल खड़ा हो गया है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अल शिफा अस्पताल में फंसे हैं हजारों की संख्या में लोग। इजरायली बमबारी से कई और मौतें हुई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध विराम से भी इंकार कर दिया है। 240 बंधकों को रिहा करने तक कोई सीजफायर यानी कि युद्ध विराम नहीं होगा, यह साफ कह दिया है इजराइल के प्रधानमंत्री ने। तो पहले हवा से बम बरसाए गए और अब टैंक से अस्पतालों की घेराबंदी शुरू हो गई है। इजरायली सैनिकों को यकीन इस बात का है कि अल शिफा और गाजा के तमाम अस्पतालों को हमास ने अपना ठिकाना बना लिया है, और यही वजह है कि इजरायली सैनिकों ने अब अस्पतालों को टारगेट किया है। अस्पताल संहार का आज 3रा दिन है। WHO से अस्पतालों का संपर्क टूट चुका है। अब अस्पतालों के बाहर इजरायली सैनिक है और किसी को भी अस्पताल में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। दुनिया की नजर में गाजा की जो जगह नो वॉर जोन है,
वही इजराइल का प्राइम टारगेट बन चुकी है। युद्ध के नियमों के तहत जहां बमबारी नहीं हो सकती, उन्हीं इलाकों में 3 दिन से बम बरस रहे हैं। गाजा के अस्पतालों पर इजरायली सेना के हमले का सिलसिला जारी है। 3 दिन से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। मरीज और जख्मी लोगों का जहां इलाज चल रहा है, इजराइल की सेना वहीं प्रहार कर रही है। वजह है अस्पताल में हमास का ठिकाना। अल-शिफा अस्पताल को टैंक ने घेर लिया है। अल-शिफा अस्पताल में बिजली की सप्लाई नहीं है। डॉक्टर और नर्स बमबारी की वजह से भाग चुके हैं। इंडोनेशिया अस्पताल पर भी रह रहकर बमबारी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हवाई हमलों के बाद ही हमास ने अस्पतालों में ठिकाना बना लिया था। हमास के लड़ाके मस्जिद, अस्पताल और स्कूलों में छिप गए थे। यही वजह है कि हवाई हमले के बाद 35 से ज्यादा मस्जिदों को धमाके से नष्ट कर दिया गया। लेकिन अब इजराइल के टारगेट पर गाजा के तमाम अस्पताल हैं। गाजा का अल-शिफा अस्पताल, अल-कुद्स अस्पताल, रंतीसी, गाजा अस्पताल, इंडोनेशिया अस्पताल, अल-नस्र महिला और बाल चिकित्सालय, अल-अब्दा अस्पताल पर इस वक्त हमले किए जा रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के बाद मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है। ईंधन खत्म होने की वजह से अस्पतालों में ब्लैकआउट है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। इजराइल की सेना अब अस्पतालों में घुसकर तलाशी अभियान चलाएगी। इजराइल को शक है कि अस्पतालों से जुड़ी सुरंग में बंधक हो सकते हैं। अस्पतालों के नीचे हथियारों का बड़ा स्टॉक हो सकता है। अल-शिफा अस्पताल से हमास के लड़ाके निकल ना सके, इसीलिए बिल्डिंग से किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा है कि अस्पताल में 3 दिनों के हमले के बाद कई शव पड़े हैं। हालांकि इजराइल ने बच्चों को रेस्क्यू कर लेने का दावा किया है। जख्मी लोगों को भी निकाला जा रहा है, लेकिन रविवार से अस्पताल में आवाजाही बंद कर दी गई। अल-शिफा अस्पताल में करीब 1500 बेड है। अस्पताल में करीब 4000 का स्टाफ है। क्षमता से कई गुना अधिक मरीज यहाँ भर्ती हैं। लेकिन मौजूदा हालात की बात करें तो अल-शिफा अस्पताल अब ऐसी इमारत है जहाँ ना तो दवाइयाँ बची हैं, ना इलाज के लिए बिजली और बेहद जरूरी चीजें हैं। इजराइल का दावा है कि अस्पताल में हमला करना हमास के सफाई के लिए जरूरी है, क्योंकि अल-शिफा अस्पताल ही हमास का मुख्य सेंटर है। अस्पताल के नीचे सुरंग का नेटवर्क है। सुरंग में हमास ने कंट्रोल रूम बनवाया हुआ है। लोगों को हमास ने ढाल बनाया है। टैंकों से अस्पताल को घेरने के बाद एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया जाएगा। इजराइल की आर्मी पूरे अस्पताल को भी गिरा सकती है। माना जा रहा है कि हमास भी इस अस्पताल से बड़ा हमला कर सकता है। फिलहाल इजरायली सैनिकों को सिर्फ इतनी जानकारी है कि अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है, लेकिन आमतौर पर हमास की सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में मुमकिन है कि हमास के लड़ाके सुरंगों के रास्ते किसी और एग्जिट पॉइंट से निकल चुके होंगे, लेकिन कमांड सेंटर खत्म होने से हमास को बड़ा नुकसान होगा। हथियारों का जखीरा भी नष्ट किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल के नीचे मौजूद कमांड सेंटर में ही इजराइल पर हमले की प्लानिंग हुई थी। इजराइल की सेना हमास की तमाम सुरंगों को खत्म करने के मिशन पर है। इसीलिए भले ही हमास के लड़ाके सुरंग से निकल भागने में कामयाब हो जाए, लेकिन इजरायली फोर्स जल्द ही अल-शिफा अस्पताल का चप्पा चप्पा खंगालेगी। अस्पतालों पर हमले की वजह से सबसे ज्यादा मुसीबत में वो लोग हैं जो हवाई हमले में जख्मी हुए हैं। इन लोगों को पहले नॉर्थ गाजा से निकालना होगा, फिर साउथ गाजा के किसी अस्पताल में शिफ्ट होना होगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि युद्ध के बीच गाजा में इतनी सुविधाएं नहीं बची हैं। ईरान ने इजराइल को अस्पतालों पर हमले नहीं करने की चेतावनी दी है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उत्तरी गाजा में हमास ने कंट्रोल खो दिया है।
वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास पर दो तरह से दबाव बना रहा है। एक तरफ बातचीत का दौर जारी है तो दूसरी तरफ अस्पतालों को घेर कर हमास को दबाव में लाने की कोशिश है। इजराइल के पीएम के मुताबिक गाजा में बंधकों की तलाश में इजराइल की सेना पाताल तक भी जाने को तैयार है। अस्पतालों को घेरने के लिए अब हमास के पास सुरक्षित ठिकानों की भारी कमी हो गई है। ऐसे में हमास के लड़ाके बाहर निकलने को मजबूर हो जाएंगे। इजराइल की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाके सुरंगों में 15-20 दिन से अधिक नहीं रह सकते। फिलहाल गाजा से लोगों को निकालने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 7 दिनों में उत्तरी गाजा से अस्पतालों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। और देखिए एक बहुत बड़ी खबर और एक बड़ा खुलासा हो रहा है। 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजराइल पर हमला किया था, इसको लेकर ये बड़ा खुलासा। 7 अक्टूबर के हमले पर बड़ा खुलासा सामने आया है। इजराइल के बड़े शहर टारगेट पर थे, कई किलोमीटर अंदर तक जाना चाहते थे लड़ाके। कई दिनों के लिए खाना पीना इन सब का जो इंतजाम है वो कर रखा था हमास के लड़ाकों ने, यानी कि जितना नरसंहार, जितनी तबाही मचाई थी उससे कहीं ज्यादा प्लान करके आए थे हमास के लड़ाके। तो मारे गए और पकड़े गए हमास के लड़ाकों के पास क्या क्या मिला है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि एक लंबी लड़ाई के लिए घुस कर आए थे ये इजराइल के अंदर। हमले वाले इलाके के जो मैप है वो इनके पास से बरामद हुए हैं। कुरान से जुड़े नोट्स इनके पास से मिले। कई आधुनिक हथियारों से ये लैस थे। दिशा बताने वाली घड़ियां थी, यानी कि बाकायदा कहां पर जाना है, कैसे जाना है, हर एक चीज इनके पास था। गैस कैन, हथकड़ियां, थर्मोबैरिक ग्रेनेड, खाने पीने का पूरा सामान था। कई दिन का इंतजाम लेकर आए थे ये लोग, यानी एक लंबी लड़ाई, लंबे युद्ध की तैयारी के साथ आए थे। और यह कहा जा रहा है कि इजराइल के अंदर कहीं अंदर जाकर इनका हमले का पूरा प्लान था। एक और बड़ी खबर, हमास के हमले पर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। लंबी लड़ाई की तैयारी करके घुसे थे हमास के लड़ाके, लोगों को मारते हुए आगे बढ़ना था, यह रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया है। ज्यादा से ज्यादा बंधक लेकर लौटना था। तो 7 अक्टूबर को बीते महीने जो हमला हुआ, जिसके बाद इजराइल की तरफ से हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गया, उस हमले को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा है जो सामने आया। तो इजराइल की जांच में क्या निकल कर आ रहा है, 7 अक्टूबर पर क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी। बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं। ये देखिए 30 जगह बॉर्डर तोड़कर जो हमास के लड़ाके हैं फेंसिंग को तोड़कर इजराइल के अंदर दाखिल हुए थे। 22 इजरायली गांव टारगेट पर किए गए, ये जो जानकारी है वो सामने आई है। 24 किलोमीटर तक अंदर पहुंचे जो हमास के लड़ाके हैं, लेकिन आप देखिए और भी कहीं अंदर तक जाकर और भी कई शहरों को टारगेट करने का जो पूरा प्लान है वो सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर, 7 अक्टूबर के हमास के हमले पर पश्चिमी इंटेलिजेंस का बड़ा दावा, छोटे ड्रोन से की गई थी निगरानी। रियल एस्टेट साइट्स का भी इस्तेमाल हुआ। सोशल मीडिया प्रोफाइल से डेटा जुटाया गया, सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरें भी जुटाई गई और इसके सहारे पूरी जो प्लानिंग है उसे एग्जीक्यूट किया गया था। तो सवाल यह उठता है कि क्या ट्रेनिंग लेकर आए थे हमास के लड़ाके और क्या क्या इनके पास था, किस तरह से इन्होंने इजराइल पर, जो दक्षिणी इजराइल का हिस्सा है, उस पर हमला बोला था, क्या क्या इनके पास था, क्या ट्रेनिंग लेकर आए थे। AK-47 राइफल, विदेशी हैंड ग्रेनेड लॉन्चर इनके पास था, हैंड गन फायरिंग, बाकायदा इमारतों में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, अंडरग्राउंड एनकाउंटर यानी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इसके साथ साथ निगरानी सिस्टम, जो नेविगेशन सिस्टम है, ये सब कुछ इनके पास था। इन सब से ये लैस थे, यानी कि एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ इजराइल के खिलाफ यह हमला बोला गया था, जिसमें खुद इजराइल ने माना है कि 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब वेस्ट बैंक का हम रुख कर रहे हैं, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली कार्रवाई हुई है। वेस्ट बैंक के अगबत कैंप से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वेस्ट बैंक से लगातार हो रही है गिरफ्तारी। हमास समर्थकों पर IDF की नजर।
और वेस्ट बैंक से एक और बड़ी खबर आ रही है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ पर पलटवार हुआ है। आईडीएफ के सैन्य वाहन को उड़ा दिया है। क्वालखलिया में सैन्य वाहन को उड़ा दिया गया। तस्वीरें आपके सामने। तो वेस्ट बैंक में जहां पर इजरायली सेना लगातार कार्रवाई आगे बढ़ा रही, उसको भी काफी नुकसान हो रहा है। और उसकी एक और तस्वीर आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर गाजा से, जहां पर मस्जिदों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। हमलों में 60 से ज्यादा मस्जिदें नष्ट हो गई हैं, तबाह हो गई है। अल सलाम मस्जिद को भी उड़ाया गया है। तस्वीरें आपके सामने वाफा न्यूज एजेंसी की तरफ से यह खबर। और ये देखिए मस्जिद पर जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें। अल सलाम मस्जिद है जिसकी तस्वीरें सामने आई है और कैसे हवाई हमले में उसे तबाह कर दिया गया। एक बार फिर से आप देखिए फुटेज। और आइए अब देख लेते हैं कि गाजा में मस्जिदों पर हमले को लेकर क्या रिपोर्ट सामने आई है। कितनी मस्जिदों का अभी तक टारगेट पर लिया गया, क्या हुआ है। तो गाजा में 60 से ज्यादा मस्जिद अभी तक इजराइल के हमलों में तबाह हो गई है। गाजा सिटी के पास मौजूद अल सलाम मस्जिद पर बमबारी जो की गई उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली बमबारी में अल सलाम मस्जिद को भारी नुकसान हुआ है। 7 अक्टूबर के बाद के हमलों की बात की जाए जो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, इसमें गाजा में 60 से ज्यादा मस्जिदें तबाह हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत धार्मिक स्थानों पर हमले की मनाही है, लेकिन इसके बावजूद इन जगहों को टारगेट पर लिया जा रहा है। कल्चरल प्रॉपर्टी होने की वजह से धार्मिक स्थलों पर हमलों पर रोक लगाई गई है, यह अंतर्राष्ट्रीय नियम बोलता है। लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो कहा जाए कि जिस पर मनाही, और जो नहीं हो रहा वो सब कुछ अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। और मस्जिद पर भी जो हमले की रिपोर्ट है वो हमने आपको दिखाई। एक और बड़ी खबर, गाजा पोर्ट की जंग में आईडीएफ को मिली है बड़ी कामयाबी। ग्राउंड ऑपरेशन पर आईडीएफ का बड़ा दावा। इजरायली नौसेना गाजा पोर्ट पर मौजूद है। आईडीएफ की 36वीं डिवीजन की गाजा रिपोर्ट पर रेड। गाजा पोर्ट पर हमास का कमांड सेंटर था। और चलिए आपको दिखाते हैं महायुद्ध से जुड़ी खबरें महज 30 सेकंड के अंदर। आप देखिए अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले की खबरों के बाद हमलों का ताबड़तोड़ वीडियो भी सामने आया है। हमास इजराइल जंग के बीच अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया जा रहा है। 2 दिन में 2 बार अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले हुए। लगातार अमेरिकी बेस पर रॉकेट से हमले का वीडियो सामने आया है और इसमें अमेरिकी बेस पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था। हमास इजराइल जंग के बीच अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया जा रहा है। 2 दिन में 2 बार अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले हुए। लगातार अमेरिकी बेस पर रॉकेट से हमले का वीडियो सामने आ रहा है। जिसमें अमेरिकी बेस पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था। इससे पहले इराक में अमेरिकी बेस पर भी हमला हुआ था। वहीं गाजा में आईडीएफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया है और उसके बाद अस्पताल में तेल की किल्लत हो रही है। हमास आईडीएफ पर क्रूरता के आरोप लगा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। वीडियो के सामने आने के बाद दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ अल शिफा हॉस्पिटल की मशीनों को चलाने के लिए 300 लीटर डीजल उपलब्ध करा रहा है, लेकिन हमास ने इसे अपने कब्जे में लिया और किसी भी कागजी कार्रवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद कहा तो ये भी गया कि गाजा के लोगों को जब सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो उसके प्रति दुनिया का गुस्सा बढ़ेगा और यही उसका मकसद है। इधर आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल हगारी ने कहा कि उत्तरी गाजा में हालात ऐसे नहीं है कि लोग यहां लौटने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस करें। और वहीं उत्तरी गाजा से लोगों का पलायन बहुत तेजी के साथ जारी है। दक्षिणी गाजा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शरण ले रखी है। इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों को उसकी सुरंगों और घरों में मार रही है। एयर स्ट्राइक के जरिए बनी बनाई उसकी सत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। इस बीच आईडीएफ जमीनी ऑपरेशंस के दौरान शहरी इलाकों में भी घुस गई, जिसके बाद उत्तरी गाजा में भारी संख्या में लोग आईडीएफ के सुरक्षित ठिकानों की तरफ कूच कर गए। लड़ाई से बचने के लिए दक्षिण की ओर जाने वाले लोगों के बढ़ते पलायन में शामिल हो गए। और इस बीच गाजा अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि युद्ध में मरने वालों की संख्या 11,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इजराइल के 41 सैनिक भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद दम तोड़ चुके हैं। और वहीं मैनपैड के जरिए इजरायली ड्रोन अटैक को नाकाम करने की कोशिश जारी है। ये रिपोर्ट आपके सामने।
इजराइल के ड्रोन अटैक के नाकाम करने की कोशिशों का ये वीडियो देखिए, जिसको लेकर हमास का दावा यह है कि उसने कई ड्रोन को हवा में मार गिराया। हालांकि ये नहीं बताया कि कार्रवाई में कितने ड्रोन्स को उसने निशाना बनाया। वीडियो में दिखाया गया कि मैनपैड के जरिए ड्रोन पर अटैक को अंजाम दिया गया। इस बीच वेस्ट बैंक के कलकेलिया शहर पर आईडीएफ के हमले तेज हो गए हैं और इसके साथ ही जेनिन में भारी तबाही की भी खबरें हैं।